हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा पीएचडी के लिए टॉपिक का, मौजू का इंतखाब कैसे करें। कोई भी तालिब इल्म जो एमए कर लेता है, नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है या नेट क्वालिफाई कर लेता है, उसके बाद उसके तालिब इल्माना ज़िंदगी में जो सबसे दुश्वार गुजार मरहला होता है वो ये होता है कि पीएचडी करना है तो टॉपिक का इंतखाब कैसे करना है। प्रोफेसर साहब के पास जाते हैं तो वो कहते हैं तुम अपनी पसंद के मुताबिक कोई सिन्फ, कोई मौजू चुन लो। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये होता है, ये कहा जाता है कि कोई ऐसे टॉपिक का इंतखाब करो जिस पर काम नहीं हुआ। अब ये इतना ज़बरदस्त मसला है, इतना पेचीदा मसला है कि तालिब इल्म, रिसर्च स्कॉलर इसकी भूल भुलैयों में गुम हो जाता है। आखिर पता कैसे करें कि कौन से मौज़ूआत पे काम हुए हैं और कौन से मौज़ूआत पे काम नहीं हुए हैं। कितने दिनों से तहकीक का, रिसर्च का काम चला आ रहा है। यहाँ तक कि आज़ादी से पहले भी बहुत से उर्दू के अदीबों ने पीएचडी की है, उन्होंने रिसर्च किया है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको इन तमाम सवालात और इन तमाम दुश्वारियों के बारे में बताऊंगा और तफसील से बताऊंगा कि आप अपनी पीएचडी के लिए मौजू का इंतखाब कैसे करें। देखिए, सबसे पहला जो मरहला है कि आप जब प्रोफेसर साहब के पास जाते हैं या अपने गाइड के पास जाते हैं या किसी अपने उस्ताद के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि सर अब मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, मेरे लिए आप किसी टॉपिक का इंतखाब कर दें, किसी मौजू को चुन करके दे दें, तो वहीं पर आप सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। क्योंकि आप अपने बारे में ज्यादा जानते हैं। जाए कि आप किसी उस्ताद के पास, किसी प्रोफेसर के पास जानो, ये कहें कि सर आप हमें इंतखाब करके बता दें कि हम किस मौजू पे पीएचडी करेंगे। वो आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, आपकी रहनुमाई कर सकते हैं, लेकिन कौन सी सिन्फ में आपको दिलचस्पी है, कौन सी ऐसी सिन्फ है जिसमें आप आसानी से रिसर्च कर सकते हैं, थेसिस लिख सकते हैं, ये एक बड़ा मरहला होता है। फिर आगे चल के आपके नाम से किताब शाये होती है जिस पर आप पीएचडी करते हैं और उसी के नाम से आप जाने जाते हैं। बाज़ तो ऐसे लोग हैं कि सिर्फ उन्होंने पीएचडी की और उसी नाम से वो जाने गए। जैसे हमारे जामिया मिल्लिया इस्लामिया में फॉर्मर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फॉर्मर डीन फैकल्टी प्रोफेसर वहाजुद्दीन अलवी ने उर्दू खुद नविश्तों पे पीएचडी की है और ये उनकी शनाख्त बन गई। उसके बाद उन्होंने कोई उस तरह से उतना तफसीली काम, अदबी काम नहीं किया, बस वही एक काम किया और वो उनकी पहचान बन गई। और जैसे आप उर्दू की इब्तिदा के मुतालिक जो नज़रियात पढ़ते हैं मसूद हुसैन खान, तो देखिए वो उनके नाम से चीज़ें जानी गई और सबसे मुस्तहकम नज़रिया किसने दिया, तो मसूद हुसैन खान ने दिया। तो ये वो चीज़ें हैं कि इसको आप आसानी से नहीं ले सकते कि बस मैं किसी भी टॉपिक पे ले लूं, लिख दूं, जमा कर दूं। ऐसा नहीं है, बस खाना पूरी नहीं है, ये आपकी पूरी ज़िंदगी का मसला है। अगर आप इसी फील्ड में जाना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो ये आपकी शनाख्त, आपका सिग्नेचर पॉइंट है। तो आप इसको यूं ही हवाई में ये मत सोचिए कि किसी भी टॉपिक का मैंने सिलेक्शन कर लिया और बस काम शुरू कर दिया। सबसे पहले अपने ज़मीर से सवाल कीजिए कि आपको किस सिन्फ में दिलचस्पी है। मसलन ये कि आपको अफसाने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है और आप पीएचडी करने के लिए लुगत लिसानियात पे चले गए। आपको नॉवेल में दिलचस्पी है और आप पीएचडी तनकीद में कर रहे हैं, किसी के बोलने पर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, बार बार किसी की रहनुमाई के लिए किसी के पीछे दौड़ रहे हैं, किसी की चापलूसी कर रहे हैं, किसी की खुशामद कर रहे हैं, तो ये मरहला नहीं आना चाहिए। आपके अंदर वो जौहर हो, वो पोटेंशियल हो कि आप ऐसी सिन्फ का इंतखाब करें कि जिसमें आपको मास्टरी हो, आपकी दिलचस्पी हो, ताकि आप उस पर अच्छे से काम कर सकें। दूसरी जो सबसे अहम बात इस वीडियो में मैं करना चाहता हूँ, रिसर्च स्कॉलर्स से जो पीएचडी के टॉपिक का इंतखाब करते हैं, वो बड़ी गलती क्या करते हैं, जज्बात में आकर के इलाकाई अदीबों पर करना शुरू कर देते हैं। कोई झारखंड का है तो झारखंड के किसी अदीब को उठा लिया, या झारखंड में उर्दू अदब का इर्तिका, कोई उड़ीसा का है तो उड़ीसा में उर्दू अदब का इर्तिका, कोई बिहार का है तो बिहार में उर्दू अदब का इर्तिका, या यहाँ के किसी अदीब को उठा लिया, कोई कर्नाटका का है, महाराष्ट्र का है, राजस्थान का है तो वहाँ के किसी अदीब को उठा लिया और उस पर पीएचडी कर ली। ऐसा नहीं है मेरे भाई। जज्बात में आकर के, किसी की बात में आके, वाहवाही करके चक्कर में जो अगर आप इस तरह के टॉपिक का इंतखाब करते हैं तो आगे चल के आपको दिक्कतें होती हैं। वो इसलिए कि जब आप किसी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए इंटरव्यू में जाते हैं या किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में वैकेंसी आती है, तो वहां पर
सपोज कीजिए कि आपने बिहार के किसी अदीब पर पीएचडी कर ली और आप उड़ीसा में जा रहे हैं किसी कॉलेज में पढ़ाने के लिए, इंटरव्यू के लिए गए, तो वहां पर उसका रिलेवेंस बहुत कम रह जाता है, रिलेवेंस नहीं रहता है। तो आप उमूमी टॉपिक को चुनिए जो सब पर हावी हो। गालिब, इकबाल, बेदी, कृष्णचंद, ये लोग इलाकाई नहीं है। मंटो इलाकाई नहीं है, उससे बहुत ऊपर उठे हुए अदीब हैं। और आप मौजुआत को चुनिए ना, शख्सियात के बजाय मौजुआत को चुनिए। कसीदा, मसनवी, रुबाई, मुसद्दस हाली, मद्दो ज़ज्र इस्लाम, या इस तरह की ऐसी चीजें जो सब पर हावी हो, उमूमी तौर पर सब पर, तमाम सूबे में उसका इतलाक हो सके। तो जज्बात में आकर के इलाकाई अदीबों को नहीं चुनना है। हाँ, आपके इलाके में कोई ऐसा बहुत नामी गिरामी, सपोज कीजिए कि कोई लखनऊ का रहने वाला हो और वो फिर नैयर मसूद को चुन ले, तो नैयर मसूद तो वो ऊपर उठे हुए लोग हैं। ऐसा नहीं है कि उनका सिर्फ इलाकाई हद तक ही असर और रुसूख था, वो उन्होंने तो आलमी अदब का काम किया है, तो वो चुन सकता है। उसी तरह कोई बिहार का रहने वाला और वो कलीम आजिज को चुन ले, तो कलीम आजिज की शख्सियत भी वहां की सरहद से ऊपर उठ करके दूर दूर तक पहुंच गई है। तो इस तरह से आप टॉपिक का इंतखाब नहीं करें जज्बात में आकर के। इलाकाई चीजों को ले लिया, कोई इलाकाई किताब उठा ली, कोई इलाकाई लोकगीतों का मजमुआ उठा लिया और उस पर जज्बात में आके काम शुरू कर दिया। वो आपके इलाके तक के लिए तो ठीक है, वहां पे लोग ताली बजाएंगे, पीठ ठोकेंगे, वाहवाही करेंगे, लेकिन आपकी शख्सियत महदूद हो जाएगी। तो लिमिटेशंस में नहीं जाना है, उमूमी में जाना है, उमूमियत को आपको फॉलो करना है। दूसरी बात, जो टॉपिक का इंतखाब करते हैं तो आसानी के तौर पे क्या करते हैं, बस हयातो खिदमत। कोई एक शख्सियत को उठाया, मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी, हयातो खिदमत, शमूइल अहमद, हयातो खिदमत, गज़नफर, हयातो खिदमत, तारिक सत्तारी, हयातो खिदमत, खालिद जावेद, हयातो खिदमत, खालिद महमूद, हयातो खिदमत। इस तरह से आप जो है ना टॉपिक को ले लिया और हयातो खिदमत, यानी कि ये कचरा हो गया, पूरा ट्रैश है, ये एकदम डस्टबिन है। आपकी थेसिस को उठा के डस्टबिन में डाल देंगे लोग। यानी जिन अदीबों का मैंने नाम लिया उनकी अहमियत अपनी जगह मुसल्लम है। मैं सिर्फ उस पीएचडी की बात कर रहा हूँ जो हयातो खिदमत, जैसे मैंने जिन अदीबों का नाम लिया उन पर जो काम हुआ है वो आला है, मेयारी है, लेकिन बारहा एक ही सिमत में जाना वो आपके काम को, आपके थेसिस को क्या करता है, थोड़ा सा वैल्यू गिरा देता है। तो हयातो खिदमत वाला भी बहुत घिसा पिटा टॉपिक हो गया, तो वो भी आपको लेना नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे भाई, मेरे बहन, जो भी आप रिसर्च स्कॉलर हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो ये जो मरहला है आपके मौजू का सिलेक्शन, ये बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट मरहला है। इसको मतलब यूं ही आसानी से आप मत समझे कि बस कोई एक ले लिया, किसी ने बता दिया और उसके पीछे लग गए। ये है जबरदस्त किस्म का मरहला। अब ये आता है कि आप किसी ऐसे टॉपिक को चुनते हैं और बाद में प्रोफेसर साहब के पास जाते हैं कि सर मैं इस टॉपिक पे काम करना चाहता हूँ। वो कहते हैं इस पे तो काम हो चुका है। आप कोई भी ऐसा टॉपिक चुनिएगा, जाइएगा, तो वो उनका दूसरा जवाब, या साथी का, या जो सीनियर है, या जो प्रोफेसर हैं, गाइड हैं, उनका दूसरा जवाब यही होता है, इस पे तो काम हो चुका है। तो देखिए, दो बातें, रिसर्च इंसान करता क्यों है? न्यू फाइंडिंग्स के लिए। तो अगर काम हो चुका है तो आपके अंदर कन्विंसिंग पावर होना चाहिए कि जो आपने चुना है आप उसमें न्यू फाइंडिंग्स क्या लाएंगे। काम होने के बावजूद भी काम कर सकते हैं, बस मौजू का जो टाइटल है वो सेम नहीं होना चाहिए। जैसे मसलन ये कि उर्दू की इब्तिदा से मुतल्लिक जो नजरियात है उसमें नसरुद्दीन हाशमी है ना, महमूद खान शिरानी है, फिर मसूद हुसैन खान है, तो इन तीनों का तो मौजू सेम है लेकिन तीनों की फाइंडिंग्स अलग है। तो अब ये कोई बोले कि नहीं इस पे तो काम हो चुका है, तो हमारे पास तो तीन नजरियात नहीं होते, अभी कोई एक ही नजरिया होता है, या तो उर्दू पंजाब में हुई, दक्कन में निकली, या फिर ये है कि दिल्ली और नवाही दिल्ली में निकली। एक ही मौजू पे अलग तरह से काम करने का, न्यू फाइंडिंग्स, रिसर्च करने का यही फायदा होता है कि आप उस मौजू पे नया क्या दे सकते हैं। तो अगर काम हो भी चुका है तो टाइटल सेम नहीं होना चाहिए, आप उसमें न्यू फाइंडिंग्स लाइए, कन्विंस करके दिखाइए कि मैं इसमें नई चीजें क्या लाऊंगा, और वो आपका जो प्रपोजल है उसी में वो चीज झलक जाती है। अभी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट करके बताइए कि पीएचडी के लिए सिनॉप्सिस तैयार करते हैं, मुजव्वज़ा खाका जो तैयार करते हैं, उसके लिए आप लोग नया वीडियो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहेंगे तो उस पर भी मैं एक न्यू वीडियो लाऊंगा। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं कि आपको मौजू का सिलेक्शन कैसे करना है।
मौजू का इंतखाब कैसे करना है। तो ये है कि अगर काम हो भी चुका है तो बहुत सारा काम हो चुका है, गालिब के हवाले से बहुत सारा काम हो चुका है, मंटो के हवाले से बहुत सारा काम हो चुका है, परवीन शाकिर के हवाले से बहुत सारा काम हो चुका है, लेकिन आप उसमें न्यू क्या चीज ला के दे सकते हैं। तो आपके अंदर कन्विंसिंग पावर होना चाहिए, आप कन्विंस कर दें इंटरव्यू में कि इसमें काम हो चुका है लेकिन वहां पे ये गलती है, वहां पे ये गलती है, उसमें इस तरह की खामियां हैं, मैं उसको इस तरह से इस नहज से करूंगा। या आप उसमें कुछ नयापन, मसलन शख्सियत सेम है लेकिन गालिब ही है, गालिब की शायरी में अब आप ये बोलिएगा कि अभी के जमाने में जो चल रहा है रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस के अनासिर क्या है उसकी शायरी में, गालिब की शायरी में। या फिर एक तरह के मौजूआत पर वहां से मिसरे और शायरी उठा करके आपने अबियात ले लिए, गजलियात ले लिए और उसको आपने बना दिया। यानी कोई नई चीज, शख्सियत सेम हो लेकिन उसमें कोई नई पहल, आप नई रिसर्च निकल के लाएं। तहकीक तो इसलिए की जाती है, स्कॉलरशिप क्यों दिए जाते हैं इतना बड़ा अमाउंट, इसलिए दिया जाता है कि आप कुछ नया कर रहे हैं, लिटरेचर में अपना कंट्रीब्यूशन देने जा रहे हैं। तो ये वो बातें हैं, अगर उस पर काम हो भी चुका है तो आप काम कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि शोध गंगा नाम की एक वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट की तरफ से, यूजीसी की तरफ से वेबसाइट है, आप वहां पे जाके सर्च करके भी देख सकते हैं कि किन मौजूआत पे काम हो चुका है। मसलन आप नॉवेल पे काम करना चाहते हैं तो उर्दू नॉवेल सिर्फ लिखिए, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ आप उर्दू लिख के सर्च करेंगे तो इतने सारे मौजूआत आपके सामने आ जाएंगे। मसलन आप अफसाने पे काम करना चाहते हैं तो उर्दू अफसाना लिख के सर्च कीजिए, देखिए कितना सारा काम हो गया। नॉवेल पे काम करना चाहते हैं तो उर्दू नॉवेल लिख के सर्च कीजिए, देखिए कितना सारा काम हो गया है। खुद नविश्त है, सवाने है, रिपोर्टाज है ना, पैरोडी है, वो सब आप लिखेंगे और आप उस पर भी देख सकते हैं। लेकिन वो पूरी तरह से कैटलॉग में सारी चीजें मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ हद तक उस वेबसाइट से आप मदद ले सकते हैं। अच्छी वेबसाइट है और एक तरह से नेशनल लेवल पे एक कैटलॉग तो तैयार कर दिया गया है। दूसरी बात यह कि आप जिस डिपार्टमेंट में रिसर्च करने जा रहे हैं एक बार वहां विजिट कीजिए। डिपार्टमेंट में भी थेसिस और फेहरिस्त रखी होती है कि अभी तक किन किन स्कॉलर्स ने किन मौजूआत पे काम कर लिया है, आपको एक्सेस दे देते हैं वो लोग, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। मसलन आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया शोबे उर्दू से रिसर्च करना चाहते हैं तो वहां पे हम लोगों ने भी एक फेहरिस्त तैयार की थी, हम सुखन नाम से हम लोग मैगजीन निकालते थे, तलबा मैगजीन। तो उसके हर शुमारे में हम लोग वहां पर जो रिसर्च हो चुका है अभी तक में, जितनी भी तहकीकें हुई हैं, उन तमाम तहकीकात की फेहरिस्त बना के हम लोग हर शुमारे में डालते थे। तो वो डिपार्टमेंट में अवेलेबल होता है, वहां से भी आप फेहरिस्त लेके देख सकते हैं कि किन मौजूआत पे काम हुआ है। और उन फेहरिस्त को देखने से एक आपको एक आइडिया भी आ जाता है। मसलन ये कि प्रेमचंद पे अगर किसी ने काम किया है कि प्रेमचंद के नॉवेल में देही तहजीबों के अनासिर, तो वहां से आपको एक आइडिया आ गया कि अच्छा देही तहजीबों के अनासिर पर इसने काम किया है, तो चलिए अब मैं प्रेमचंद के नॉवेल में कोई और चीज निकाल देता हूं कि प्रेमचंद के नॉवेलों में किरदार साजी एक तहकीकी मुताला, प्रेमचंद के नॉवेल में मंजर निगारी एक तहकीकी मुताला। तो वहां से आपको एक आइडिया आता है। मसलन किसी ने उर्दू की खुदनविश्तों पे तहकीक की है तो वहां से आपको एक आइडिया आ गया कि अच्छा खुदनविश्तों पे तहकीक की है तो चलो मैं कसीदा पे देखता हूँ, रुबाई पे देखता हूँ, हाइको पे देखता हूँ, तराइले पे देखता हूँ, मुस्तजात पे देखता हूँ, तबसरा निगारी पे देखता हूँ काम हुआ या नहीं हुआ। तो उन फेहरिस्त को देखने से भी आपको एक आइडिया आ जाता है। और दूसरी बात यह कि आज की डेट में जो अच्छा चल रहा है वो ये है कि बैनुल उलूमी चीजों को आप सामने लाइए। मसलन आपने मंटो उठाया तो आप हिंदी अदब से कोई एक अदीब को उठाइए और दोनों का तकाबुली मुताला कर लीजिए। आपने प्रेमचंद उठाया तो आपको दूसरी जो जबान अच्छी आती है, अरबी आती है, तो अरबी के किसी अदीब को उठा के तकाबुली मुताला कर लीजिए। तो कंपैरेटिव स्टडी भी आजकल अच्छा चल रहा है, तो आप कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं। और सिर्फ शख्सियात का नहीं, आप 2 नॉवेलों का या 4 नॉवेलों का कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, 50-50 अफसानों का कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि उर्दू के 50 अफसाने, फारसी के 50 अफसाने या हिंदी के 50 अफसाने, उनका तकाबुली मुताला कर लिया, 50 नहीं तो 20। या फिर ये कि खुतूत निगारी हमारे यहाँ कैसी हुई, दूसरे अदब में कैसी हुई, दोनों की बैनुल उलूमी, आप दोनों का बैनुल उलूमी मुताला कर सकते हैं। तो ये आजकल बेहतरीन चल रहा है। और सबसे आखिर में मैं जो आपको कहना चाहूंगा वो ये कि जब आप अपने पीएचडी के लिए अपने मौजू का इंतखाब करते हैं, टॉपिक का इंतखाब करते हैं, तो उस वक्त आपको पहले से ये जहन में रहना चाहिए कि गाइड जो आपके जो सुपरवाइजर होंगे, प्रोफेसर, वो आपको सिर्फ रहनुमाई करेंगे, लिख के नहीं देंगे, लिखना आपको ही है। तो इन तमाम मराहिल में जो सबसे अहम बात यह है कि अपने दिल के अंदर की बात को आप झांक के अच्छे से एनालिसिस करके ही टॉपिक का इंतखाब करें। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगी और आप अपने रिसर्च के मरहले में, टॉपिक के सिलेक्शन करने के मरहले में
इस वीडियो को मुआविन व मददगार पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगला कौन सा वीडियो आप देखना चाहेंगे सिनॉप्सिस पर, या और क्या आपके मन में क्या सवालात हैं। आप डायरेक्ट मुझसे बराह रास्त रब्ता भी कर सकते हैं। मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और अगर आपको आपके जानने वालों में से कोई नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा हो या किसी भी उर्दू कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो उसको आप मेरी किताब कुल्लियात अदब रिकमेंड कर सकते हैं। ये किताब नेट जेआरएफ के तलबा के लिए लगातार 3 एडिशन के साथ मुआविन व मददगार साबित हुई है। तलबा इसको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इसमें ट्रिक और रवा नस्र में चीज़ें बताई गई हैं। दूसरी तमाम किताबों से इसका लिखने का तरीका और समझाने का तरीका मुख्तलिफ है। तो ये किताब नेट जेआरएफ के लिए आप उन तलबा से पूछ सकते हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया और पढ़ा है। कोई भी नेगेटिव रिव्यू नहीं देगा, सभी के सब पॉजिटिव रिव्यू देते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखें।